नमस्कार दोस्तों। हमारा भारत का भूगोल पढ़ने की श्रृंखला में नेक्स्ट टॉपिक है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र होता है एक नदी होती है, मुख्य नदी, और उसकी छोटी छोटी सहायक नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी के पानी को समुद्र तक पहुंचाने में उसकी मदद करती है। इन छोटी छोटी नदियों और इस मुख्य नदी से मिलकर बने तंत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। देखिए, अपवाह तंत्र का निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण किससे होता है अपवाह तंत्र का? एक तो मुख्य नदी होती है और मुख्य नदियों के साथ साथ सहायक नदियाँ भी होती है। अब मुख्य नदियों, आपको पता है नदियों से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। नदियों से क्या क्या लाभ होते हैं? जैसे नंबर 1 हो गया कि पीने युक्त पानी या पीने योग्य पानी मिलता है नदियों से। नंबर 2 है उपजाऊ भूमि का निर्माण। हमें पता है कि नदियाँ जब बहकर आती है तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है वो लेकर के आती है। नंबर 3 कीमती पत्थर। नदियाँ अपने साथ जब पहाड़ों से आती है ऊपर से तो गोल, सुंदर और कीमती पत्थरों को साथ लेकर बहा करके ले आती है अपने साथ। नेक्स्ट अगर लाभ की बात करें तो सिंचाई तंत्र का निर्माण बोल सकते हैं हम, कि नदियों से जो पानी आता है उसका यूटिलाइजेशन करके हम सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। और नदियों से हम बोलते हैं उसको जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं हम नदियों से। और मछली पालन कर सकते हैं हम नदियों से। यानी नदियों के बहुत सारे लाभ हैं। जब नदियों के इतने सारे लाभ होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं नदियों के, तो कई बार क्या होता है कि कोई राज्य है, अगर दो अलग अलग राज्य, मान लो ये स्टेट ए है, ये कोई दूसरा राज्य बी है, कब नदी इधर से इधर आती है यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है तो दोनों नदियों के बीच विवाद हो जाता है। क्योंकि हमें पता है इतने सारे अगर लाभ होंगे तो विवाद होना स्वाभाविक है। कई बार दो राज्यों के बीच विवाद होता है और कई बार दो देशों के बीच भी विवाद हो जाता है नदी को लेकर के। क्योंकि नदी होती क्या है? नदी तो एक प्राकृतिक जल स्रोत होता है, यानी प्राकृतिक रूप से प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाई गई होती है एक धारा, पानी की धारा। ये नदी है, ये नदी देशों की सीमा को लांघ देती है। पता नहीं इसी ये थोड़ी है कि ये एक ही देश में बहेगी दूसरे देश में जाएगी नहीं, तो विवाद होना स्वाभाविक है। तो जब नदियों के बीच में विवाद हो जाता है, अगर बात करें दो देशों के बीच विवाद हो जाए, दो देशों के बीच, दो या दो से अधिक देशों के बीच भी हो सकता है, अगर विवाद हो जाए किसको लेकर के? नदी को लेकर के, तो ये विवाद कहाँ जाएगा? ये विवाद जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। यानी ये विवाद कहाँ जाएगा? ICJ में जाएगा। और वे ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो दो देशों के बीच विवादों का समाधान करती है, दो या दो से अधिक देशों के बीच विवाद हो जाता है तो उसका समाधान कौन करती है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इस विवादों का निपटारा करेगी। अगर दो देशों के बीच न होकर दो राज्य, जैसे भारत के दो राज्य हैं, जैसे राजस्थान गुजरात है या राजस्थान मध्य प्रदेश है, अगर इन दोनों के बीच विवाद हो जाए तो उस विवाद की स्थिति में, विवाद जब दो राज्यों के बीच में हो, दो राज्य, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में भी हो सकता है, दो राज्यों के मध्य हो, तो इसका निपटारा कौन करेगा? दो राज्यों के मध्य, जैसे कोई भी दो राज्य हैं उनके मध्य अगर विवाद हो जाए तो इसके संबंध में एक नियम बनाया गया है IRWD। ये आपको ध्यान में रखना है, IRWD ये नियम बनाया गया। ये नियम क्या कहता है? इस नियम का मतलब है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ये बनाया गया था 1956 में। 1956 में एक नियम बनाया गया था, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इस नियम के अनुसार 5 सदस्यों का एक पैनल बिठाया जाएगा। 5 सदस्य कौन से होंगे? जो इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र का मतलब नदी वाले क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, उन 5 व्यक्तियों का, उनमें जो भारत के सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके जज भी हो सकते हैं शामिल, और इस क्षेत्र में यानी नदी वाले क्षेत्र में इस क्षेत्र के पर्यावरणविद भी हो सकते हैं। उन 5 व्यक्तियों का एक पैनल बिठाया जाता है और वो इस मामले की जांच करता है कि मामला कहाँ तक सुलझाने योग्य है अथवा
किस राज्य को कितना हिस्सा पानी का मिलना चाहिए। जैसे केरल में वो एक नदी है, उस पर विवाद चल रहा है, तो ये IRWD इसको सुलझाते हैं। नेक्स्ट है कि अगर बात करें भारत में नदियों के बारे में, भारत की नदियों के बारे में बात करें, भारत की नदियाँ, तो भारत में सबसे बड़ी जो नदी है, सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा रिवर। कौन सी नदी है सबसे बड़ी? गंगा नदी। गंगा नदी है, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 25-25 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान में रखनी है। 25-25 किलोमीटर। कहते हैं कि गंगा का पानी है वो बिल्कुल बहुत शुद्ध है और ये कभी खराब नहीं होता। गंगा का पानी जब खराब नहीं होता तो इसी कारण इस भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। इसको कब किया गया? राष्ट्रीय नदी, ये 2008 में कर दिया गया ऐसा कि गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। और एक बात और है साथ में कि गंगा नदी के अंदर एक जीव पाया जाता है जिसे गंगा डॉल्फिन बोलते हैं। गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया 2009 में। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। अगर नंबर 2 पर बात करें कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी गोदावरी। ये आपको ध्यान में रखनी है दोनों बातें। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसका लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। अगर तीसरी बात करें तो तीसरी नदी हो जाएगी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1400 किलोमीटर। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आज हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम सिर्फ एक नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में। आगे आने वाले वीडियोज़ होंगे उसके अंदर आपको अलग अलग सिंधु नदी तंत्र भी पढ़ा देंगे और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी पढ़ा देंगे और जो भारत की प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं उनको भी पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं, सिर्फ एक नदी गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। गंगा नदी, गंगा नदी देखिए, एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपथ। कौन सा नाम है? क्या नाम है? सतोपथ ग्लेशियर। ठीक है, सतोपथ ग्लेशियर। और एक पास में दूसरा ग्लेशियर है जिसे बोलते हैं गोमुख ग्लेशियर। हो सकता है पहली बार आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप पढ़ोगे, अगर 2 बार वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। गोमुख ग्लेशियर है, एक सतोपथ ग्लेशियर है। गोमुख ग्लेशियर से एक धारा निकलती है जिसका नाम है भागीरथी और दूसरे सतोपथ ग्लेशियर से एक धारा निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। इसका नाम तो है अलकनंदा, अलकनंदा, और इसका नाम है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा 2 धाराएं आती हैं और ये देवप्रयाग नामक स्थान पर मिल जाती है। किस स्थान पर मिल जाती है? देवप्रयाग नामक स्थान पर मिल जाती है और यहाँ से निर्माण होता है गंगा नदी का। यहाँ से कौन सी नदी का निर्माण होता है? गंगा नदी का। ये गंगा नदी चली जाएगी उत्तर प्रदेश और बिहार में होती हुई, झारखंड यहाँ से होती हुई, लास्ट में ये पश्चिम बंगाल के अंदर होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है और 2 धाराओं के रूप में फट जाती है। एक धारा का नाम है हुगली और दूसरी का नाम है जमुना, जमुना। ठीक है, अब बीच बीच में ये मुख्य नदी हो गई है गंगा नदी, और गंगा नदी की कुछ एक सहायक नदियाँ भी हैं। अब कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर से आने वाली एक सहायक नदी है जो नेपाल की सीमा से आती है, उसका नाम है गंगा है इस नदी मुख्य नदी का। तो सबसे पहली सहायक नदी ऊपर से आएगी, उसका नाम क्या होगा? रामगंगा, रामगंगा। ये नाम ध्यान रखना है आपको। ये रामगंगा नदी कहाँ से आकर के मिलती है? तो ये आती है नेपाल की सीमा से। कहाँ से मिलती है? नेपाल की सीमा से, यानी भारत और नेपाल की जो सीमा है वहाँ से मिलती है ये। इसका नाम है रामगंगा नदी, ध्यान में रह जाएगा। रामगंगा के बाद जो दूसरी नदी आती है ऊपर से ही, उसका नाम है गोमती नदी। ये तो सुना ही होगा आपने नाम, गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी। बात करें इसके बाद नीचे से, यानी बाएं भाग से मिलने वाली, तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर।
यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और ये जाकर के ये चलती है और प्रयाग नामक स्थान पर, प्रयागराज जो वर्तमान में इलाहाबाद कहलाता है, योगी सरकार ने इसका नाम बदल दिया प्रयागराज। प्रयागराज में जाकर किससे मिल जाती है? गंगा में। अब यहाँ गंगा और यमुना का मिलन हो जाता है प्रयागराज में। अब यमुनोत्री प्रयागराज में मिल जाती है, तो हमने रामगंगा की बात की नहीं, रामगंगा नदी मिलती है कन्नौज में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, रामगंगा कन्नौज में मिलती है। ये गोमती नदी निकलती है फुलर झील से। कहाँ से निकलती है? फुलर झील से। ठीक है, यमुनोत्री नदी कहाँ से निकलती है? फुलर झील से। अब हम ये बात और कर लेते हैं, ये गोमती है तो गए से ही शुरू हो जाएगा, एक नाम होगा गाजीपुर। गाजीपुर में ये कहाँ पर मिलती है? गंगा में मिलती है। कौन सी नदी? गोमती नदी। अब यमुनोत्री की बात कर लेते हैं। यमुनोत्री नदी प्रयागराज में मिलती है और यमुनोत्री की भी सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी 2-3 सहायक नदियां हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। एक नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। ये तो राजस्थान की है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जानापाव की पहाड़ियाँ, जानापाव की पहाड़ियाँ कहाँ से? एमपी से। जानापाव की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है चंबल नदी और कहाँ पर जाकर मिल जाती है? इटावा में। इटावा में कहाँ मिल जाती है? इटावा में किसमें? यमुना में मिल जाती है। अब उसके बाद एक विंध्याचल की पहाड़ियाँ, आपने सुना होगा नाम, मध्य प्रदेश में है विंध्याचल की पहाड़ियाँ। विंध्याचल की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और ये जाकर के यमुना में मिल जाती है। इसका नाम क्या है? बेतवा रिवर, बेतवा नदी, बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी है इसका नाम। एक नदी और है जो यमुना की सहायक है, इस नदी का नाम है कैन नदी। ठीक है, कैन नदी, ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है, कैमूर पहाड़ी। ठीक है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? कैन नदी। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं। ये मुख्य नदी गंगा हो गई, गोमुख से निकलती है सतोपत ग्लेशियर से, भागीरथी और अलकनंदा 2 धाराएं निकलती है छोटी छोटी, ये मिलकर देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती है। गंगा नदी आगे चलती है, इसमें एक यमुनोत्री नदी हो गई सहायक नदी, दूसरी हो गई रामगंगा, एक हो गई गोमती नदी। अब यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियों से 2 नदी निकलती है। एक तो इधर जाती है जिसका नाम तो क्या है? सोन नदी, सोन नदी, और दूसरी एक इधर चली जाएगी, यानी एक तो ऊपर की ओर जाएगी, दूसरी कहाँ जाएगी? नर्मदा नदी है ये। दूसरी नदी कहाँ है? नर्मदा नदी। ये वही नर्मदा नदी है जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बना हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है वो नर्मदा नदी बनी है। ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अच्छा, सोन नदी जाएगी तो सोन नदी कहाँ पर? सोनीपत, पत मतलब पटना, ये पटना में मिल जाती है। पटना में किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, सोन नदी आ गई, नर्मदा नदी आ गई। अब दाईं साइड से और नदियाँ इसके अंदर एंटर नहीं करेगी, अब ऊपर से कुछ एक नदियाँ एंटर करेगी, उनको आपको ध्यान में रखना है। देखो, ऊपर से एक नदी है जिसका नाम है घाघरा नदी, ये ऐसे मिलेगी एक नदी जिसका नाम क्या है? घाघरा नदी, घाघरा नदी। ये घाघरा नदी छपरा नामक स्थान पर ये गंगा में मिल जाती है। ध्यान रखना है इसको, छपरा नामक स्थान पर किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। अब एक बात आपको ध्यान ये भी रखना है कि घाघरा 2 छोटी छोटी धाराओं का मिलन है, छोटी छोटी धाराओं का मिलन है। अब 2 छोटी छोटी धाराएं कौन सी है? एक तो शारदा है, शारदा, और एक है सरयू, नाम आपने सुने होंगे शायद। अब आगे आ रहा है कि शारदा और सरयू 2 छोटी छोटी धाराओं से मिलकर के एक नदी बनती है, घाघरा नदी, और ये घाघरा नदी आकर छपरा नामक स्थान पर मिल जाती है गंगा में। आगे जब बात करते हैं तो आगे आता है एक नदी है गंडक नदी, ये कहाँ पर मिलेगी आकर के? इसमें गंडक नदी, ये है गंडक नदी, ये भी गंगा में मिलेगी, आकर के मिलेगी। ये किस स्थान पर मिलेगी? तो ये मिलेगी सोनपुर में। देखो नाम कितना है, याद रह जाएगा। गंडक बिल्कुल भद्दा सा नाम है, सोनपुर बहुत सुंदर नाम है, तो ये आकर के इसमें मिल जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक नदी है कोसी नदी,
कौन सी नदी है? कोसी। रंग बिरंगे पेन अगर काम में न लिया जाए तो ये चित्र है ये अजीब सा हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। ये कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी आकर के मिल जाएगी गंगा में। और अंतिम जो सहायक नदी है उसका नाम है महानंदा नदी। महानंदा नदी, ठीक है, महानंदा नदी ये अंतिम जो हो जाएगी, जो बाईं ओर से मिलती है। इन नदियों को बोलते हैं बाईं ओर से मिलने वाली। ये जो नदियां हैं ये है दाईं ओर से मिलने वाली। अब यमुनोत्री या ये नदी है यमुना नदी, ये हमने लिखा नहीं, यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। अब एक बार फिर से अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको ध्यान में रह जाएगा कि नदियां कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ कहाँ से आकर के और मिलती है। इसे हुगली बोलेंगे, आगे जमुना मिलेंगे, जमुना में आकर के ब्रह्मपुत्र मिल जाएगी इधर से। और ये नर्मदा नदी है, ये इधर अरब सागर में जाकर के अपना जो है डेल्टा बनाती हैं, यानी अरब सागर में जाकर मिल जाएगी। और ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है गंगा नदी। अब गंगा नदी तंत्र एक दो बार देखोगे इस वीडियो को तो सारी नदियां आपको ध्यान में रह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। गंगा नदी की लंबाई आपको पता ही है 25 किलोमीटर है। गंगा नदी को 2008 में क्या घोषित कर दिया गया था? राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। और 2009 में गंगा डॉल्फिन को क्या घोषित कर दिया गया था? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। आगे आ रही है वीडियो जिसके बारे में जो होगी अपने सिंधु नदी के बारे में, और उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी बात करेंगे और धीरे धीरे सारी नदियां कवर कर लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो, अगर नहीं आए तो डिसलाइक कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।